मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भोला राम का जीव। यह जो है एक कहानी विधा है, व्यंग्यात्मक कहानी विधा है और रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। और यह रचना जो है बहुत छोटी सी रचना है, तो आज की क्लास में हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप लोग जो है पूरे क्लास में बने रहिएगा, इस रचना को जो है पूरा आप लोग पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न जो आता ही आता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि कल मेरा फास्ट था, इसकी वजह से मैं कल जो है क्लास नहीं ले पाई थी। चलिए यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले जो है लेखक का जीवन परिचय हम देख लेते हैं, दिया हुआ है इस बुक में, तो इसको हम जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए इटारसी और नागपुर गए। बाल्यावस्था से ही कला और साहित्य के प्रति इनका गहरा लगाव था। परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक थे। व्यंग्य लेखक में जो है इनका नाम आता है, आप सभी को पता ही है। इन्होंने व्यंग्य साहित्य को नई दिशा दी। आपके व्यंग्य समाज की कुत्सित मनोवृत्ति को उजागर कर सामाजिक नैतिकता की चीरफाड़ करते हैं। साथ ही समकालीन राजनीति विसंगति व प्रदूषितता की तीखी चोट करते हैं। वे सुधारने के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करने के लिए जो है ये लिखते हैं। इस महान व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो 1995 को। और यहाँ पे इनकी कुछ रचनाएं हैं, देख लीजिए। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तमीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में रानी नागफनी। ये बहुत ही प्रचलित रचनाएं हैं, ये पूछा जाता है चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो और नेट जेआरएफ, तो इसमें सिलेबस में ही दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पूछा ही जाएगा। कहने का मतलब ये सारी रचनाएँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भोला राम का जीव, ये जो है कुछ यहाँ पे दिया गया है। केंद्रीय भाव, भोला राम का जीव जो रचना है, केंद्रीय भाव इसका दिया गया है, देख लेते हैं। भोला राम का जीव वर्तमान भ्रष्टाचार का एक सटीक व्यंग्य है। प्रस्तुत व्यंग्य में पौराणिक प्रतीकों का अवलंबन लेते हुए भोला राम नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता है जो सेवानिवृत्त सरकारी नौकरी करता है, जो रिटायर होने के बाद जो है 5 साल तक उसको जो है पेंशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसकी जो है आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब उसका जो जीव होता है वो फाइलों में ही अटका रहता है, वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऊपर से यमराज जो है चित्रगुप्त को बोलते हैं भोला राम के जीव को लाने के लिए। यही सब स्टोरी है, इसमें बहुत अच्छा है। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख मिलेगी और बहुत ही मतलब आप जो है पूरा हंसी खुशी से जो है इस रचना को आप लोग पढ़ लेंगे। ज़्यादा बोरियत भी नहीं होगा, बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यही जो है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है ना। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त जो है बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर देख रहे थे। गलती पकड़ नहीं आ रही। आखिर उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने ज़ोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। ये दोनों चित्रगुप्त और जो धर्मराज में बात हो रही है, ठीक है। यानी यमराज लेने जो गए थे, यमराज लेने गए थे उसको, पता ही है मृत्यु के बाद यमराज ही आते हैं लेने भाई, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण वह भी विकृत हो गया। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया?
आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और जब लोक की यात्रा आरंभ की, नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब आगे देखेंगे। धर्मराज जो है क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकार कर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्र जाल ही हो गया। फिर चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार के व्यापार बहुत चल रहा है ना। ये सभी पॉइंट्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग समझ रहे होंगे, पढ़ते चलिएगा, बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ेंगे तो, है ना। तो ये लाइन जो है महत्वपूर्ण है। महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, है ना। तो पूछा जा सकता है यह कथन, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। आगे है कि हौजरी के पार्सलों में मोजे रेलवे अक्सर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दल के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी दल ने मरने के बाद दुर्गति के लिए तो नहीं उड़ा दिया, ठीक ना। तो यहाँ से जो है, यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर की जो लाइन है उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे हौजरी के पार्सलों में मोजे रेलवे हैं, एक बात और हो रही है, यहाँ से एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। तो ये जो पूरी रचना जो पढ़ा होगा ना वही बता पाएगा, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइन ये, और लग भी नहीं रहा पढ़ के कि भोला राम के जीव रचना से है। तो ऐसे ही कथन को दिया भी जाता है। आगे देखिए। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम कैसे नग्न दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहाँ आ गए। नारद मुनि जो है वहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, नारद मुनि आते हैं, कहते हैं, धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों महाराज, कैसे चिंतन बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए थे। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं, उन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत ही जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। ये देखिए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। इसको आप लोग नोट डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी ने 5 दिन पहले मृत्यु हुई। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। क्या कहता है बोला चित्रगुप्त कि इनकम होती तो टैक्स होता ना, वो तो भूखमरा था। आगे नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। अच्छा, नारद मुनि मतलब जाते हैं लेने में। स्टार्टिंग में मैंने जो है चित्रगुप्त को बोल दिया था, है ना।
गलती से नारद मुनि लेने जाते हैं, ठीक ना। देखिए नारद जाते हैं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर खोलकर बताया भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। तो देखो यहाँ पे चित्रगुप्त ने रजिस्टर खोलकर इनको नारद मुनि को क्या बताया, भोला राम नाम था उसका। कहाँ रहने वाला था, तो जबलपुर शहर का, और मोहल्ला पूछे तो धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे, ठीक है, 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के 1 लड़की, उम्र लगभग 60 साल। उम्र कितनी थी, 60 साल, ठीक है, 60 साल। भोला राम का उम्र कितना है, 60 साल। और कितने बच्चे हैं उसके, तो 2 लड़के हैं और 2 लड़के 1 लड़की है, यानी कुल कितने बच्चे पूछे हैं, तो 3 हैं। और कितने लड़के कितनी लड़की, तो 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आप लोग नोट करिएगा। वह क्या था, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया। कितने साल पहले रिटायर हुआ है, तो 5 साल पहले। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया। कितने साल से मकान का किराया नहीं दिया था, तो 1 साल से। इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम को मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। ये सब जो है चित्रगुप्त बता रहे हैं भोला राम से कह रही हूँ, वो नारद से, ठीक है। आगे है कि माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद जो है भोला राम के मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को ज़रा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? कहती है कि क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे। क्या देते थे 10-15 दिन में? तो दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से यही जवाब मिलता था, वहाँ से क्या जवाब मिलता था? विचार हो रहा है। किस पे? पेंशन पे। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते वह भूख मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी, ऐसा तो मत कहो। माँ कहती है, भोला राम की पत्नी कहती है, ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं से करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी का उनसे विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री से। नारद बोलते हैं तो भोला राम की पत्नी कहती है कि स्त्री से गुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। तो ये किसने कहा है? भोला राम की स्त्री ने कहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नारद हंसते बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। उसके बाद स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों के पेट कुछ दिन भर जाए।
नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। अब जो है वहाँ से चले जाते हैं नारद, जाते हैं वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं पर वज़न नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। वज़न का मतलब यहाँ पे क्या है? पैसों से मतलब है ना। उसने पैसे नहीं दिए काम करने के लिए। आजकल भी सरकारी दफ्तरों में यही होता है, पैसे दीजिए, घूस दीजिए तो तुरंत आपका काम हो जाएगा, और अगर आप नहीं दिए, ईमानदारी के साथ खड़े रहें तो आपको कई महीने तक लाइन लगाना पड़ जाता है ना। इस चीज़ को मैंने भी झेला है। आगे है कि नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। अब नारद जी वहाँ जाते हैं। फिर नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे बाबू के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इन झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए। आप जो है सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो आपका भी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज़ हुए। बोले, इसे कोई मंदिर बंदी समझ लिया है क्या? धड़ल्ले से चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वज़न रखिए, है ना। तो ये पॉइंट्स में महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वज़न की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुकें। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वज़न चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वज़न भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, और यहाँ तक नोट करिएगा आप लोग। आगे देखेंगे। नारद अपनी वीणा छीनते देख ज़रा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब ज़रा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा, एक घंटी बजाई, चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। साहब कहते हैं किससे? चपरासी से। थोड़ी ही देर में चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तें, कितनी दिया था उसने दरख्वास्तें? 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंची सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले भोला राम।
सहसा फाइल से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इसे हम बाद में करेंगे। इन प्रश्नों को ये बुक में ही दिया हुआ है। तो ये रहा भोला राम का जीव। रचना, जिसको हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटी रचनाएं हैं उनको लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। जो बड़ी रचनाएं हैं उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।